बेसिकली अगर हम लोग ब्लड के बारे में देखें तो ब्लड जो होता है एक फ्लूइड मटेरियल होता है, याद रखिएगा। फ्लूइड मटेरियल का मतलब क्या हो गया? तरल पदार्थ, ठीक है। लेकिन अगर टिश्यू बेस पे देखें तो हमारा जो ब्लड होता है वो एक संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो आपको बेसिकली क्या बताना है कि जो ब्लड होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो दो सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज प्लाज्मा एंड सेकेंड इज ब्लड कॉर्पस्कुल्स, ठीक है। पहला जो होगा वो क्या होगा? प्लाज्मा, और दूसरा हो जाएगा ब्लड कॉर्पस्कुल्स या रक्त कणिका। तो बेसिकली जो ब्लड होता है इसका जो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, जो द्रवीय भाग होता है, या हम कह सकते हैं हमारे ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, हमारे ब्लड का मैट्रिक्स या उसका जो फ्लूइड मटेरियल होता है वो प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा अगर हम देखें तो प्लाज्मा में जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो इसमें 90 to 92% जो होता है, 90 से लेकर 92% तक वाटर होता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं। बेसिकली ऑर्गेनिक मटेरियल में अगर हम देखें तो हमारे ब्लड में ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, डाइजेस्टिव सब्सटेंस, एक्सेक्रेटरी जो सब्सटेंस होते हैं, और इसके साथ ही प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन में अगर हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल हो तो जैसे कि अगर हम देखें फाइब्रिनोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन हो गया, एल्बुमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया, तो ये सारे जो प्रोटीन होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जब हम फूड मटेरियल लेते हैं और फूड मटेरियल का जब डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेस्टिव जो मटेरियल होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट्स हो, प्रोटीन हो, यूरिया हो, एमिनो एसिड हो, तो जितने सब्सटेंस होते हैं लाइक विटामिन, मिनरल्स, वो सारे मटेरियल जो होते हैं वो हमारे ब्लड के थ्रू ही हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, टिश्यू, सेल्स तक पहुंचते हैं। तो ब्लड के वो किस भाग में रहते हैं? तो बेसिकली वो ब्लड के किस भाग में रहते हैं? प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर होगा सबसे अधिक 90 to 90%, प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और अदर प्रोटीन यहाँ पे होते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल में इसमें अगर हम देखें तो जितने भी आपके इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, तो ये इस तरह के जो खनिज लवण होते हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में पाए जाते हैं। विटामिन, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, अदर सब्सटेंस, ठीक है। और डाइजेस्टिव मटेरियल, एक्सक्रीट मटेरियल, वो सारी चीजें जो होंगी वो कहाँ पे उपस्थित होती हैं? हमारे ब्लड के प्लाज्मा वाले भाग में, यानी लिक्विड वाले भाग में होती हैं, जिसे हम कहते हैं हमारे ब्लड का मैट्रिक्स पार्ट, ठीक है। दूसरा जो हमारा ब्लड का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रुधिर कणिका, ब्लड कॉर्पस्कुल्स, ठीक है। कहीं कहीं आपको यहाँ पे मिलेगा ब्लड सेल, ठीक है। एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, बेसिकली यहाँ पे हम जो टर्म्स यूज करेंगे वो ब्लड कॉर्पस्कुल्स भी के ही करेंगे, क्योंकि जो हमारा आरबीसीएस होता है, ठीक है, क्यों कहते हैं ब्लड सेल्स तक कह के ब्लड कॉर्पस्कुल्स क्यों कहते हैं इसको समझिएगा। देखिए हमारी जो सेल होती है, सेल की संरचना में दो तीन चीजें मुख्य होती हैं। पहला, एक सेल होगा, उसके चारों एक बाउंड्री वॉल होगी। अगर प्लांट सेल लें तो वहां पे सेलुलोज की बनी जो बाउंड्री वॉल होती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल, ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशा भित्ति, ठीक है। और जो एनिमल सेल होता है उसके चारों ओर जो होती है प्रोटीन लिपिड की बनी हुई बाउंड्री वॉल होती है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। इसके अंदर जो होता है सब्सटेंस होते हैं जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ठीक। फिर इसके बाद छोटे छोटे सेल के ऑर्गन होते हैं जिसे हम कहते हैं कोशिका अंग, कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल्स। और इसका मुख्य नियंत्रक जो होता है, एक सेल का मुख्य नियंत्रक, जैसे हमारी बॉडी का के प्रत्येक क्रिया का जो मुख्य कंट्रोलर यूनिट होता है वो हमारा ब्रेन होता है, सारी एक्टिविटीज का। उसी तरह से हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसकी कंट्रोल यूनिट होती है उसका केंद्रक या उसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो बेसिकली हम किसी सेल को तभी सेल मानेंगे जबकि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंस हो। अब यहाँ पे हम ब्लड कॉर्पस्कुल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो WBC श्वेत रुधिर कणिका या व्हाइट जो ब्लड सेल्स होती हैं इसमें तो केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, लेकिन जो RBCS होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स इसे कहते हैं, इसे सेल नहीं कहेंगे क्योंकि RBCS केंद्रक विहीन होती है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये याद रखिएगा यहाँ पे। तो इसीलिए हम इसे बेसिकली कौन से टर्म्स में यूज करते हैं? बायोलॉजिकल टर्म में हम क्या कहते हैं? इसे ब्लड कॉर्पस्कुल्स, ठीक है। इस पे दो हो जाएंगे, RBCS
WBCS के अतिरिक्त अगर हम लोग देखें तो एक तीसरा भी हमारी बॉडी या ब्लड में जो कॉर्पस्क्यूल्स या ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स पाया जाता है, जिसे हम रुधिर कणिकाएं कहते हैं, वो तीसरा कौन सा होता है? ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है बेसिकली जो हमारे कशेरुकी प्राणी है, कशेरुकी प्राणी यानी वर्टिब्रेट्स एनिमल। देखिए जो एनिमल ग्रुप होता है ना, इसे बेसिकली दो बड़े ग्रुप में बांटा गया है, एक वर्टिब्रेट्स और एक इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, कशेरुकी प्राणी और अकशेरुकी प्राणी। तो ऐसे एनिमल जिनमें कि वर्टिबल कॉलम उनके बैक पार्ट में होती है, ठीक है, कशेरुक दंड जिनमें पाया जाता है वो वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे, ठीक है, जैसे ह्यूमन ले लीजिए, रेप्टाइल्स ले लीजिए, एविस ले लीजिए, ठीक है, फिशेस, ठीक, एम्फीबिया, ये सारे वर्टिब्रेट्स हो जाएंगे। और इसके अतिरिक्त अगर इसके बियॉन्ड जाए तो ऐसे एनिमल जिसमें कि वर्टिबल कॉलम एब्सेंट होता है उन्हें हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। जैसे कि अगर इनवर्टिब्रेट्स के एग्जांपल ले, लाइक अमीबा, ठीक है, प्रोटोजोआ प्राणी है। पॉलीफेरा में अगर हम देखें तो स्पंज वगैरह हो गए, हाइड्रा हो गया, इंसेक्ट हो गए आर्थ्रोपोडा एनिमल में, अर्थवर्म हो गया एनिलिडा में, ये सारे जो एनिमल्स है वो किस में आ जाएंगे? इनवर्टिब्रेट्स में। तो बेसिकली याद रखेगा जो प्लेटलेट्स कारक होता है वो वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें तो ह्यूमन जो होता है, वर्टिब्रेट्स में अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें ना, प्लेटलेट्स कारक वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें जो ह्यूमन है प्राइमेट्स ग्रुप, ठीक है, इसमें वो थ्रोम्बोसाइट्स के रूप में होता है। किस रूप में होता है? थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट से एक सब्सटेंस जो होती है वो रिलीज की जाती है जब ब्लड सेल्स जो होती हैं क्षतिग्रस्त होती हैं, डैमेज होती हैं, तब की जाती है, तो उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोसाइट्स या थ्रोम्बोप्लास्टिन का जो रोल है या जो महत्व है वो बेसिकली कब होता है? वो ब्लड क्लॉटिंग में होता है। जब हमें चोट लगती है और ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली ब्लड प्लेटलेट्स जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त जो अदर वर्टिब्रेट्स होते हैं, ह्यूमन या प्राइमेट्स को छोड़ दें, उसके बियॉन्ड अगर जो अन्य वर्टिब्रेट्स प्राणी होते हैं उसमें प्लेटलेट्स कारक जो होते हैं वो थ्रोम्बोसाइट्स नहीं होता है, उसमें उनमें होते हैं स्पिंडल सेल, याद रखिएगा ये स्पिंडल सेल होते हैं, ठीक है। जबकि ह्यूमन में क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट जो होता है जो जिसके थ्रू कौन सा सब्सटेंस रिलीज किया जाता है, सीक्रेट किया जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को सीक्रेट किया जाता है। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए आरबीसीएस के बारे में आप क्या बताएंगे? आरबीसीएस के बारे में बेसिकली आपको बताना है कि ये केंद्रक विहीन संरचना होती है। आरबीसीएस या लाल रुधिर जो कणिकाएं होती हैं इनका जो निर्माण होता है, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो एम्ब्रायो स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रायो स्टेज का मतलब क्या होता है? भ्रूणीय अवस्था से ही इसका प्रारंभ हो जाता है। भ्रूणीय अवस्था में अगर हम देखें जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, एम्ब्रायोनिक स्टेज की बात अगर हम करें तो उस समय एक भ्रूण में एक एम्ब्रायो में जो ब्लड का या आरबीसीएस का फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली उसके लीवर और स्प्लीन के थ्रू होता है, याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है। लीवर और स्प्लीन के थ्रू होता है और जब बच्चे का जन्म हो जाता है बाय बर्थ तो फिर आरबीसीएस का निर्माण जो होता है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है लाल अस्थि मज्जा के द्वारा, रेड बोन मैरो, ठीक है, लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज आपको ये बताना है कि आरबीसीएस एक केंद्रक विहीन रुधिर कणिका है जिसका निर्माण एम्ब्रायोनिक स्टेज में जहाँ लीवर और स्प्लीन में होता है, लेकिन बाय बर्थ जन्म के बाद उसके लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। आरबीसीएस की संरचना दो तीन चीजें और महत्वपूर्ण आपको क्या बताना है कि आरबीसीएस जो होती है इसमें एक महत्वपूर्ण श्वसन वर्णक यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताना है। हीमोग्लोबिन जो होती है ये एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोबिन प्रोटीन और आयरन से या हीम से मिलकर बना होता है, ठीक है। ग्लोबिन प्रोटीन के चेन में दो चेन होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से मिलकर बना होता है। इतना आपको डीपली नहीं जानना है, आपको बेसिकली यहाँ पे बताना है कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीनस स्ट्रक्चर होती है जो कि ग्लोबिन प्रोटीन और आयरन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और इसका जो बेसिक वर्क होता है वो O2 का संवहन होता है।
तो जब जो RBCS में जो हीमोग्लोबिन होती है वो O2 से जुड़ जाती है और HbO2 बनाती है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही वो ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन तक पहुंचाती है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे हीमोग्लोबिन के बारे में बताना होगा, क्योंकि इसका जो महत्व है वो ऑक्सीजन के संवहन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट चले जाना है, किसे बताना है, WBC के बारे में। तो WBC या श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC या श्वेत रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त संरचना होती है, इसे WBC यानी श्वेत रुधिर कोशिका भी कह सकते हैं, क्योंकि केंद्रक युक्त है ये। ठीक है, दूसरी चीज क्या बताइए कि WBC का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली कहाँ होता है, वो हमारे पित्त अस्थि मज्जा में होता है, येलो बोन मेरो या पित्त अस्थि मज्जा। ठीक है, येलो बोन मेरो या पित्त अस्थि मज्जा में होता है। अब WBC का बेसिक वर्क क्या होता है, तो देखिए WBCS में अगर हम देखें कई प्रकार की कणिकाएं होती है, जैसे बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, इओसिनोफिल्स और ऐसी कई अन्य कणिका। ठीक है, तो WBCS का जो बेसिक वर्क है वो किससे है, किससे संबंधित है, तो इसका जो बेसिक वर्क है वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम से संबंधित है, प्रतिरक्षा तंत्र। तो बेसिकली रुधिर जो कणिकाएं होती हैं ये लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करती हैं, B और T लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करती हैं, और इसके थ्रू हमारी जो बॉडी होती है वो विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में सक्षम होती है। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि WBC या श्वेत रुधिर कणिकाओं का जो बेसिक वर्क है वो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ठीक है, आपको इतना इसमें बताना है। तीसरा जो है वो क्या आपको बताना है, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। तो ब्लड प्लेटलेट्स के रूप में हमारी जो ब्लड है उसमें थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है, और बेसिकली क्या होता है कि जब हमें किसी भी कारण से चोट लगती है, तो चोट लगने से जब हमारी रुधिर जो धमनियां या शिराएं क्षतिग्रस्त होती हैं तो ब्लड जो होता है वो बॉडी से बाहर आने लगता है, और अगर लगातार ब्लड इस तरह से बॉडी से बाहर फ्लो होगा तो एक समय के बाद व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये एक तरह से क्या करता है कि जो प्लेटलेट्स कारक होते हैं वो वायु के संपर्क में जब आते हैं तो ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं और ब्लड को क्लॉटिंग में बदल देते हैं, क्लॉट में रुधिर का थक्का बना देते हैं, ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। तो रुधिर का थक्का एक वहां पे बन जाते, प्लग बन जाता है, जिसके कारण जो होता है क्षतिग्रस्त क्षेत्र से या भाग से बॉडी का जो डैमेज पार्ट है वहां से ब्लड का फ्लो बाहर नहीं हो पाता और हमारा जीवन यहाँ पे सुरक्षित रह पाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको रुधिर स्ट्रक्चर में इतनी चीजें बतानी है और अंत में आपको बताना कि रुधिर का कार्य क्या है। तो बेसिक आपसे अगर हम देखें तो रुधिर का कार्य क्या है, रुधिर क्या करता है कि हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मटेरियल होते हैं, चाहे पोषक तत्व हो, ठीक है, फिर गैसेस हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे ऑक्सीजन हो, ठीक है, इन सारे सब्सटेंस को क्या करता है, सर्कुलेट करता है बॉडी के ऑर्गन से लेकर टिश्यू से लेकर सेल्स तक। तो इसका बेसिक जो वर्क है वो संवहन का होता है। इसके अतिरिक्त ब्लड जो होता है, ब्लड हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, ये आपको बताना होगा। बॉडी टेम्परेचर या जो हमारा जो शरीर का ताप है उसे भी मेंटेन करने का काम करता है। इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है वो है ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस। तो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने केवल डिस्कशन किया ब्लड स्ट्रक्चर के बारे में, तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।